नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में जलवायु परिवर्तन पर कुछ सम्मेलन को और कुछ संधियों को देखेंगे। ये लेखपाल के लिए अगला क्लास होगा। पर्यावरण पारिस्थितिकी के जो और क्लासेस हुई हैं इस चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग अगर अभी तक उन सभी क्लासेस को नहीं देखे हुए हैं, तो एक बार ज़रूर देखिए। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन तथा संधियाँ। सबसे पहले जानते हैं यूएनएफसीसी क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जलवायु परिवर्तन पर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। कब? जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ या रियो सम्मेलन हुआ ब्राजील में। इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं और पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। 1992 में हुआ, उसी सम्मेलन में इस संधि को स्वीकार किया गया। लागू हुआ है ये 1994 में। इसका मुख्यालय जर्मनी के वान शहर में है। लगभग 198 देश इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। यूएनएफसीसी की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे सीओ कॉप सम्मेलन कहते हैं। तो यूएनएफसीसी के तहत कॉप सम्मेलन की पहली बैठक 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। विकसित देशों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया इसी में शुरू हुई। कॉप टू सम्मेलन 1996 में हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। कॉप थ्री, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, ये 11 दिसंबर 1997 में हुआ था जापान के क्योटो शहर में। इस कॉप थ्री को क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। लेकिन लागू कब हुआ? 16 फरवरी 2005 को यह लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ? 16 फरवरी 2005 को। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो 11 दिसंबर 1997 में हुआ। लेकिन लागू कब हुआ? 2005 को, 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित था। तो सीधा पूछता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? याद रखिए, ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौता है। अगला सम्मेलन है यूएनएफसीसी के तहत कॉप सेवन। कॉप सेवन को ही माराकेश समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? माराकेश समझौता कहते हैं। 2001 में हुआ मोरक्को में। माराकश समझौता कहाँ हुआ? मोरक्को में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए ठोस नियम और कार्य योजना इस सम्मेलन में तैयार किया गया। अगला है बाली रोड मैप। इसे कोप 13 कहते हैं। 2007 में हुआ। कोप 13 सम्मेलन कब हुआ? 2007 में। इसे बाली रोड मैप कहते हैं क्योंकि ये बाली में आयोजित हुआ। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद जलवायु नीति के लिए नई रूपरेखा तय करना। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन हुआ उसके बाद जलवायु नीतियों के लिए नई रूपरेखा तय करना। अगला है कोपेनहेगन समझौता। इसे कोप 15 कहते हैं। 2009 में हुआ। कोपेनहेगन समझौता कब हुआ? 2009 में। कोप 15 हुआ। कोपेनहेगन डेनमार्क में ये इसका आयोजन हुआ। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। कोपेनहेगन जो समझौता हुआ ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। 2020 तक विकासशील देशों को प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर देने का वादा किया गया। तापमान वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य तय किया गया। तापमान, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा था, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य इसमें तय किया गया। फिर है कानकुन समझौता। कॉप 16 वर्ष 2010 में हुआ। कानकुन समझौता कब हुआ? वर्ष 2010 में हुआ। कानकुन मैक्सिको में। जीसीएफ ग्रीन क्लाइमेट फंड। जीसीएफ क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना 2010 में हुई। इसी समझौते के तहत, कानकुन समझौते के तहत ही ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना हुई। और कब हुई? 2010 में हुई। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कॉप मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस समझौते के तहत हुई? तो कानकुन समझौते के तहत हुई। कब हुई? 2010 में हुई। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, पेरिस समझौता। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कॉप 21 को क्या कहते हैं? पेरिस समझौता कहते हैं। 2015 में इसका आयोजन हुआ। पेरिस फ्रांस में हुआ। लागू कब हुआ? 4 नवंबर 2016 को ये लागू हुआ। उद्देश्य क्या था? वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और प्रयास करना कि इसे 1.5 सेंटीग्रेड तक सीमित किया जाए। मतलब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित किया जाए और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रखा जाए।
कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। ये जो पेरिस समझौता हुआ कॉप 21 ये कानूनी रूप से क्या था? बाध्यकारी था। 195 प्लस देश इसमें शामिल हुए। कॉप 30 का आयोजन कहाँ हुआ? 10 से 21 नवंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ कहाँ? बेलेम शहर में, ब्राजील में हुआ। और अगला जो 2026 में कॉप 31 का आयोजन कहाँ पे होगा? इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी एग्जाम में पूछ सकता है। दोनों याद रखिएगा, 30 और 31। तो कॉप 31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 में अंताल्या, तुर्की में इसका आयोजन होगा। आगे देखते हैं, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है। हिंदी में इसको जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है। गठन इसका हुआ वर्ष 1988 में इसका गठन हुआ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और UNEP जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी द्वारा इसकी स्थापना की गई। इन दोनों के द्वारा ही इसकी आईपीसीसी की स्थापना की गई है। पहली रिपोर्ट आईपीसीसी की जो आई वो 1990 में आई। कब आई? 1990 में आई। फिर है हेलसिंकी सम्मेलन, ये 1974 में इसका आयोजन हुआ। फिनलैंड में इसका आयोजन हुआ। हेलसिंकी कहाँ है? फिनलैंड में। सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, तो एग्जाम में विकल्प में आ सकता है कि सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित कौन सा सम्मेलन है, तो उसमें एक ऑप्शन हो सकता है हेलसिंकी सम्मेलन। फिर है वियना सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया में हुआ। 1985 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 1988 में। ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता, इसमें ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, काफी इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ 16 सितंबर 1987 में। कब हुआ? 16 सितंबर 1987 में। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, इसका उद्देश्य था ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। एग्जाम में पूछा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन संरक्षण के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय समझौता था ये। ओजोन संरक्षण के लिए क्या था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय समझौता था। और 16 सितंबर 1987 को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के क्षरण संरक्षण के लिए। इसीलिए 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी काल का है अर्थ आवर। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। क्या है ये? विश्वव्यापी आंदोलन है। क्या होता है इसमें? मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 बजे, रात शाम को 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद करनी होती है। आगे देखते हैं, कार्बन कर क्या है? यह उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यह एक प्रदूषण कर का उदाहरण भी है। 2005 में पहली बार कार्बन कर लगाने का प्रस्ताव न्यूजीलैंड देश ने पास किया था। याद रखिएगा, पहली बार कार्बन कर लगाने का प्रस्ताव किस देश ने पास किया था? तो न्यूजीलैंड ने पास किया था। कब? 2005 में। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल यह जैव विविधता पर सम्मेलन था। किस पर आधारित सम्मेलन था? जैव विविधता पर आधारित सम्मेलन था। एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। कब इसको अपनाया गया, कब अंगीकृत किया? 29 जनवरी 2000 को इसको अपनाया गया। कहाँ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में अपनाया गया। लागू कब हुआ? 11 सितंबर 2003 को ये लागू हुआ। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है, मतलब जैव विविधता की रक्षा से ये संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न, सॉरी इसमें 2 बार लिखा गया है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा, ये 2 बार लिखा गया है, तो काट दीजिएगा। तो ये सीधा याद रखिएगा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जैव विविधता की रक्षा से संबंधित है। आगे देखते हैं, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को प्रभाव में आया था। 12 अक्टूबर 2014 को प्रभाव में आया। जैव विविधता पर अभिसमय का एक पूरक समझौता है। ये जैव विविधता अभिसमय का पूरक समझौता है नगोया प्रोटोकॉल। यह आनुवांशिक संसाधनों, सीधा
याद रखिएगा कि नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। मतलब आनुवांशिक से संसाधनों से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। फिर है CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर भारत के क्या क्या कर रहा है, भारत कौन कौन से कदम उठा रहा है। जून 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जारी किया गया था। लेकिन लागू कब किया गया? 30 जून 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना शुभारंभ हो गया। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ हो गया। इसके तहत कुल 8 राष्ट्रीय मिशन तय किए गए, 8 लक्ष्य तय किए गए। कौन कौन से वो हैं 8 लक्ष्य? राष्ट्रीय सौर मिशन है उसमें, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन है, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन इसमें शामिल है। और कुछ पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2030 तक 50% विद्युत क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य है। भारत ने 2030 तक 50% विद्युत क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत विश्व में सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देशों में शामिल है। दुनिया में तीसरे स्थान पर है सौर ऊर्जा स्रोत में। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है। ये भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया 2015 में COP 21 सम्मेलन के दौरान, जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन पर COP 21, उसी में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्यालय, दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, कोई अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय भारत में है, वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है, बीच में भूमध्य रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा में। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सबसे ज्यादा सूर्य तप की प्राप्ति होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल 124वां सदस्य कौन है? अंगोला है। लगभग इस समय 124 सदस्य हो गए हैं और लास्ट देश कौन है? अंगोला ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला कुछ पॉइंट है, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य भारत ने रखा हुआ है। 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देना भारत का लक्ष्य है, तथा रेलवे को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट आंदोलन शुरू किया गया, लाइफ आंदोलन शुरू किया गया है। भारत ने यह लाइफ आंदोलन शुरू किया है जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली पर जोर देता है। अब देखते हैं कुल ओजोन परत क्षरण के बारे में हम देखते हैं। ओजोन गैस जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन को O3 से दर्शाते हैं। तो ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण, ओजोन परत का जो सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है वो 15 से 30 किलोमीटर के मध्य में ही पाया जाता है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ये जो ओजोन गैसें होती हैं, सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, वो जो पृथ्वी पर आती हैं, उनको क्या करती है? ओजोन गैस रोक लेती है। और अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी तो इससे मानव को त्वचा कैंसर होने का खतरा हो जाएगा। कौन सा कैंसर हो जाएगा? त्वचा कैंसर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं, ओजोन परत के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। अर्थात ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, ये ओजोन परत के निर्माण में भी सहयोग करता है और विनाश में भी सहयोग करता है। मतलब दोनों काम करते हैं। यही कहते हैं प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन को विनियमित कौन करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करता है।
ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया, इम्पोर्टेंट है। तो ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा कब किस मौसम में होती है? बसंत ऋतु में होती है, तो सबसे कम कब होती है? वर्षा ऋतु में होती है। आगे देखते हैं। ओजोन परत को डाप्सन इकाई में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डाप्सन इकाई में मापा जाता है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। सबसे पहले कहाँ पता लगाया गया था? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। ओजोन छिद्र के लिए सबसे उत्तरदायी कौन है? सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पाया गया। हाल ही में उस शोध के अनुसार ओजोन छिद्र का जो सर्वाधिक निर्माण, मतलब जो छेद हो रहा था, जो नुकसान हो रहा था, लेकिन सर्वाधिक निर्माण जो हुआ है वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ। किस पर हुआ? दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर हुआ है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी गैसें ओजोन परत को हानि पहुंचाती हैं? तो पहले नंबर पर तो सीएफसी है, फिर हाइलोजन्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोएथिलीन है, हाइलोजन 1211 है और 1301 है। इत्यादि ये गैसें हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। तो आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।